आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़े ही खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब दोनों ही भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के महान गायक रहे हैं और ना सिर्फ भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री के बल्कि विश्व फ़िल्म इंडस्ट्री के वो महान गायक रहे हैं और उनके बीच एक बड़ा ही दोस्ताना संबंध रहा। और ये संबंध मेरे दोस्तों कोई प्रोफेशनल संबंध नहीं था। ये एक मित्रता से कहीं ज़्यादा ये रूहानी संबंध रहा दोनों के बीच। दोनों कलाकारों के परस्पर एक दूसरे के लिए सम्मान और एक ज़बरदस्त मित्रता थी, जो उनकी गायकी के प्रति समर्पण से पूरी तरह से झलकती थी। जो लोग भी उनसे मिलते थे, जो इस चीज़ के मतलब उनको प्रत्यक्षतः किसी ने देखा, वो इस बात को बड़ी गहराई से समझ पाते थे कि दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता थी और जो उनकी गायकी में पूरी तरह से झलकती है। जो भी कोई गाना उन्होंने एक साथ गाया ड्यूएट, वहाँ पर आपको ये एक केमिस्ट्री दोनों के बीच दिखाई देती है, चाहे वो कोई भी गाना हो। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों की रातें, वो जवाबों के दिन, कई साल हमने बिताए यहाँ। वो गाना था ना, वो इतना प्यारा गाना कि मैं क्या कहूँ। वहाँ पर आपको इस समर्पण दिखता है दोनों के बीच। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है दोनों के बीच। अगर आप ध्यान से सुने उसको, तो इस तरह से एक दूसरे के लिए गा वो ही सकता है। ये जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसमें होती है ना, वो ही इस तरह की बात निकाल करके ला सकता है गाने में। आज भी जब हम उस गाने को सुनते हैं, तो वो रूह तक पहुंच करके एक सुखद एहसास देता है। वरना कुछ गानों के बोल अच्छे होते हैं, लेकिन वो रूह तक नहीं उतरते। कारण यही होता है कि जब आपस में हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं, वो सारी सुनी हुई चीज़ें, वो सारी देखी हुई चीज़ें सामने वाले के रूह तक, उसकी आत्मा तक ज़रूर पहुँचती हैं। तो साहब, इसका मतलब ये नहीं था कि उनके बीच में किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। हाँ, उनमें कॉम्पिटिशन था, एक हेल्थी कॉम्पिटिशन था, क्योंकि वो प्रोफ़ेशनल तरीके से अपना काम करते थे और वो सितारा हैसियत के लोग थे, जिनका सब्स्टिट्यूट, जिनका विकल्प ना तो कभी मिल सका था, ना कभी मिल सकेगा। वेल, किशोर दा में और रफ़ी साहब दोनों ने कई सालों तक फ़िल्मी दुनिया में गानों के बतौर एक छत्र राज किया। 1960 के दशक में जब 2 नाम बहुत ज़्यादा चलते थे, एक तो रफ़ी साहब खुद और दूसरा मन्ना डे साहब। इन दोनों नामों का इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन 1970 तक आते-आते किशोर कुमार का जो ग्राफ था, जो उनकी लोकप्रियता थी, अचानक से बढ़ी। और वो इसलिए क्योंकि फ़िल्म आराधना के बाद में ऐसा कुछ हुआ कि किशोर कुमार का एकदम से जो नाम हुआ, वो बहुत बड़ा पैमाना था उसका। और उस समय किशोर कुमार और राजेश खन्ना एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। फ़िल्मों में राजेश खन्ना एकमात्र घोड़ा था जो उस समय दौड़ रहा था, और उसी तरह राजेश खन्ना को चमकाने वाली जो आवाज़ थी, किशोर दा, वो भी फ़िल्म इंडस्ट्री में गायकी में एक अकेला घोड़ा था जो कि दौड़ रहा था। किशोर दा के जो गाने का अंदाज़ था, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक अलग ही अंदाज़, और उनके व्यक्तित्व ने दर्शकों के बीच बेहद उन्हें लोकप्रिय बना दिया। हालाँकि अगर हम दोनों कलाकारों की बात करें, दोनों पर्सनैलिटीज़ की बात करें, तो रफ़ी साहब के पास में शास्त्रीय संगीत की एक गज़ब की समझ थी और उस पर पूरी पकड़ थी उनकी। वो बहुत खतरनाक जो तोड़े होते थे, बहुत अपर नोट के गाने होते थे, वो चुटकियों में गा दिया करते थे।
कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर उनको कोई चैलेंज दे नहीं सकता था। उस समय एक म्यूज़िक डायरेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था नौशाद साहब। वो बड़े चूज़ी थे, वो सिर्फ़ रफ़ी साहब के साथ काम करते थे, क्योंकि उनकी नज़र में अगर कोई गा सकता था उनके गाने, वो सिर्फ़ रफ़ी साहब गा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो ठेठ जो राग रागनी होते थे, वो उस पर बेस किया हुआ गाना ही बनाते थे। एक तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर और एक मदन मोहन साहब। तो उन्होंने एक से एक मुश्किल गाना दिया, नौशाद साहब ने। मैं नौशाद साहब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो नौशाद साहब की आशा से कहीं ज़्यादा रफ़ी साहब बहुत कोसों आगे निकल गए। नौशाद साहब ने जो सोचा था उनको टेस्ट करने के लिए, रफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ। हर टेस्ट में रफ़ी साहब बहुत आगे थे। तो रफ़ी साहब को कोई चैलेंज दे नहीं सकता था। और जहाँ तक बात किशोर दा की है, तो उनकी जो शैली है, वो बड़ी ही मज़ेदार है और बहुत ज़्यादा खुल कर के गाना और स्वतंत्रता और एक तरह से स्वाभाविक स्वतंत्रता उनकी आवाज़ में हर पल आपको महसूस होती है। इसके बावजूद भी, इतना वेरिएशन के बावजूद भी, इतना पर्सनैलिटी में डिफरेंस होने के बावजूद भी, दोनों के बीच में गहरी एक दोस्ती थी, बहुत प्यारा एक अच्छा रिश्ता था और बहुत गाढ़ा सम्मान था दोनों के बीच। रफ़ी साहब और किशोर दा दोनों ही एक दूसरे के बारे में पब्लिक जो आपका एक मंच होता है सार्वजनिक रूप से, जो सबके बीच में जो बातें करते थे, उनमें वो एक दूसरे की पूरी तरह से प्रशंसा करते थे, एक दूसरे को सराहते थे, एक दूसरे के बारे में सदा वो अच्छी बातें किया करते थे। और एक समय वो भी आया जब इंडिया में आपातकाल की स्थिति बनाई सन 1975 से लेके 1977 तक। तो वो जो कुछ समय आया, उस समय आपातकाल को लेकर के कुछ बात हुई कि किशोर कुमार की गायकी पर, ना सिर्फ उनकी गायकी पर बल्कि उनका पूरा जो काम था उस पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी, उसके द्वारा यह प्रतिबंध किशोर कुमार पर इम्पोज्ड कर दिया गया। और इसके पीछे जो कारण था उसको मैं विस्तार से अपने किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको एक संक्षिप्त रूप में बताऊं, तो वो जो कांग्रेस सरकार उस समय थी, उनका कहना यह था कि किशोर कुमार साहब ने एक प्रोपेगेंडा, एक कोई गाना था, उस गाना जो उन्होंने सुना, उन्होंने उस गाने को गाने से इनकार कर दिया था। तो इसके वजह से किशोर कुमार का जो एक कंट्रोवर्सी कांग्रेस सरकार के साथ में, जो केंद्र सरकार में थी उस समय, उसके साथ में कांग्रेस के साथ में किशोर कुमार का एक कंट्रोवर्सी हो गया बहुत ज़्यादा। इस वजह से किशोर कुमार पर पूरी तरह से बैन इम्पोज कर दिया गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी सरकार की ओर से जितने भी चैनल्स थे, और उस समय कोई आजकल की तरह इतने सारे चैनल्स नहीं हुआ करते थे, और टेलीविज़न भी नाम मात्र को था। वो समय था 1975 से लेकर 1977 तक का। उस समय आप समझिए कि टेलीविज़न की स्थिति कुछ नहीं थी। जो था वो रेडियो था, ऑल इंडिया रेडियो था या आकाशवाणी था, और इनकी भी पहुंच ज़्यादा दूर तक नहीं थी। तो ये जो कुछ गिने चुने जो माध्यम होते थे, एक या दो, तो उन पर भी मतलब उन पर किशोर कुमार का पूरी तरह से बैन कर दिया गया। जहां पर आप समझिए कि ब्रांडिंग के लिए एक या दो ही प्लेटफॉर्म, और उन पर भी आपको बैन कर दिया जाए, तो आप बताइए क्या स्थिति होगी। तो उस समय किशोर दा के ऊपर ये एक अलग तरह की समस्या आ गई, बिन बुलाई प्रॉब्लम, और पूरा सरकार के साथ में उनका पूरा ये दिक्कत हुई। बहुत बड़े लेवल पर यह संघर्ष चला। अब आप एक बात को समझिए कि ये वो समय भी था जब रफ़ी साहब खुद दोबारा से खुद को स्थापित कर रहे थे, दोबारा से स्थापित कर रहे थे। क्यों? वो क्यों? इसलिए क्योंकि 1970 से कुछ ऐसा हुआ था कि रफ़ी साहब को जो गाने मिल रहे थे, जो फिल्में मिल रही थी, उन
को मिलने का जो अवसर थे वो धीरे धीरे करके रफ़ी साहब के लिए भी घट रहे थे। क्यों? क्योंकि समाज, देश, दुनिया, ये पूरा माहौल बदल रहा था और ये जितने भी बदलाव थे ये वैश्विक स्तर पर हो रहे थे, ये सिर्फ देशीय स्तर पर नहीं थे। और वो जो पुरानी जो पृष्ठभूमि पर आधारित जो फिल्में बनती थीं, अब वो सारी पृष्ठभूमियाँ बदल रही थी। पहले जो हीरो होता था वो एक अलग टाइप की फ़िलॉसफ़ी से इंस्पायर्ड होकर के वो कहानियाँ बनती थीं, जहाँ पर आपको शास्त्रीय संगीत और पूरी तरह से श्रृंगार से भरे हुए गीत दिखते थे, वैसा ही संगीत होता था, वैसे ही गीत, वैसे ही बोल होते थे। लेकिन अब जो समय चल रहा था वो पूरी तरह से एक सिंपल वक्त था, जिसमें कोई ज़्यादा शेरो शायरी की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि आपने देखा, राजेश खन्ना पर जितने भी गाने मिले उनको, उसमें कोई वैसी शायरी नहीं थी जैसी 50s और 60s में थी। 50 और 60 के दशक में जो रफ़ी साहब को जो शायरी मिली, वो शायरी 70 तक आते-आते बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद शायरी नाम की कोई चीज़ इंडिया में, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में उस टक्कर की शायरी आज तक भी नहीं है। उसका जो चेंज हुआ वो 69 से हुआ था। गाने बहुत अच्छे मिलते थे राजेश खन्ना को, लेकिन उनकी धुनें बहुत अच्छी होती थी, लेकिन वर्ड्स सिंपल होते थे, उसमें कोई इतना ज़्यादा उर्दू और इतना ज़्यादा श्रृंगार या बेहतरीन शायरी का अभाव उस समय से आने लग गया था। और उसके बाद में 3-4 साल के बाद में जब अमिताभ बच्चन ने एकदम से जब फ़िल्म इंडस्ट्री के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, तो आप समझिए कि वो पूरा जो समय था ना, वो जो एक सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ जो एक चीज़ चल रही थी, फ्यूडलिज्म के खिलाफ, आपने देखा था देश दुनिया में उस समय बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि मिल जो मालिक होते थे उनके खिलाफ जो मजदूर यूनियन है, उनके केसेस भी उस समय बहुत ज़्यादा आते थे। क्योंकि इंडिया को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 20 साल के लगभग हो चुके थे, और उस समय जो मिल मालिक होते थे और जो मज़दूर होते थे उनके बीच संघर्ष चलते थे। आए दिन अखबारों में हड़ताल और कुछ इस तरह की बातें सुनाई देती थी। तो इन सभी चीज़ों का जो आपने फिल्मी पर्दे पर जो अमिताभ बच्चन को देखा, वो सब उसी सारे समय की जो परिस्थितियां जो चल रही थी, जो तत्कालीन परिस्थितियां जो थी, उनको उन स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमिताभ बच्चन का एक समय आया एंग्री यंग मैन का, जहां पर वो पूरे समाज के लिए एक मसीहा बन करके उभरे, जहां उन पर जो एक प्रतिशोध लेने का एक जिम्मा होता था कि अगर किसी इंसान के साथ में अगर गलत हो जाता है तो वो सोसाइटी को वही चीज़ लौटाएगा जो कि उसने सोसाइटी से ली है, और सोसाइटी को अच्छे लोगों को अच्छी बातें लौटाएगा और बुरे लोगों को बुरी बातें लौटाएगा। तो जो एक प्रतिशोध वाली जो भावना थी ना, वो अमिताभ बच्चन के समय तक आते आते पूरी तरह से हो चुकी थी। वो समय ऐसा था कि रफ़ी साहब के लायक गाने नहीं बन रहे थे। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो गई थी देश दुनिया में कि वो शायरी वाली चीज़ें दर्शकों को उतना ज़्यादा अपील नहीं कर रही थी, क्योंकि लोगों की जो समस्या थी वो रोटी कपड़ा और मकान वाली चीज़ें थी, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी देश में। तो लोगों को जो दिल था ना, उसकी बातें में मन नहीं लगता था। लोग पेट की आग को बुझाने के लिए आ चुके थे। ये कहा जाता है ना कि भाई इंसान दिल की बात तब करता है जब उसका पेट भरा हुआ हो। तो वो समय ऐसा था कि उस समय लोग बाग सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान के बारे में सोचने लगे थे। अमिताभ नाम के एक नायक का, लोक नायक का जन्म हो चुका था, जो कि समाज, देश, दुनिया, इनमें जो भी कोई गलत चीज़ें, जो अन्याय अत्याचार लोगों पर होते थे, उनके खिलाफ एक मसीहा बन के, एक रॉबिन हुड टाइप कैरेक्टर बन के, जो समाज से और उसकी जो भी सर्वे सर्वा होते थे, जो गलत काम करते थे, उनसे पूरी तरह से अकेला होकर के वन मैन आर्मी की तरह भिड़ जाया करता था। अब आप समझिए, ऐसी कंडीशन में रफ़ी साहब के लिए कोई वैसे भी स्कोप बचा नहीं था। वजह ये नहीं थी कि रफ़ी साहब
कि गायकी में कोई दिक्कत आ गई थी या कुछ था, परिस्थितियाँ उस हिसाब से नहीं रहीं कि उस तरह की फ़िल्में बनती जैसे कि रफ़ी साहब को लेकर के जो फ़िल्में पहले बनाई जाती थीं एज़ बीइंग द सिंगर। और कुछ यूँ भी था कि लोग भेड़-चाल में फँसे हुए थे कि एक फ़िल्म जिस तरह की हिट हो गई, उसी तरह की फ़िल्मों की फिर बाद में डिमांड की जाने लगी। प्रोड्यूसर्स उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह के सिंगर्स, उसी तरह के गीतकार, संगीतकार की डिमांड करते थे। और ये हमें याद रखना चाहिए कि जो फ़िल्म है वो आर्ट नहीं है, वो कमर्शियल भी है, क्योंकि वो फ़िल्म बनाना काम होता है और उससे बिज़नेस भी निकलना चाहिए। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र कुछ ऐसा हुआ कि रफ़ी साहब के लिए काफ़ी स्कोप कम हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी रफ़ी साहब कुछ बहुत अच्छे गाने दे रहे थे, बहुत ही बढ़िया। वो मैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना करके बताऊँगा कि इस समय भी रफ़ी साहब के गानों में और उनके दौर में ऐसी कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड फ़िल्म्स उनको मिल रही थी। तो ये वो समय था कि जब किशोर दा के ऊपर पूरी तरह से बैन लग चुका था। उस समय की तत्कालीन सरकार पूरी तरह से जब उन पर प्रतिबंध लगा दिया था किशोर दा पर, तो अगर कोई और व्यक्ति होता, तो वो इस पल का, इस समय का, 2 साल कोई कम नहीं होते, इसका पूरा फ़ायदा उठाता। कमर्शियली पूरा फ़ायदा उठाता, प्रोफ़ेशनली पूरा फ़ायदा उठाता और पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेता। और रफ़ी साहब तो बहुत बड़ी चीज़ थे। आजकल लोग मौके ढूँढते हैं, छोटे-छोटे जो प्रतिभा लेकर के बैठे हुए हैं लोग, वो इस तरह के मौके ढूँढते हैं। रफ़ी साहब के पास में एक बहुत सुनहरा मौका था कि वो किशोर दा के बनाए हुए जितने भी जो सल्तनत थी, उसको एक बार फिर से मिटा सकते थे। पहले जो किशोर दा की सल्तनत मिटी थी, वो किस्मत की वजह से मिटी थी। लेकिन इस बार रफ़ी साहब इस काम को बहुत बखूबी कर सकते थे, क्योंकि जब किशोर दा पर बैन इम्पोज़ हुआ, तो दोबारा से ऐसा कुछ हुआ कि रफ़ी साहब के पास में काफ़ी सारे प्रपोज़ल आने लगे फ़िल्मों के गानों के लिए, क्योंकि उस समय कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं था। किशोर दा का जो सब्स्टिट्यूट थे, वो रफ़ी साहब इस समय तक बन चुके थे। लेकिन इस कंडीशन में रफ़ी साहब ने, जैसा मैंने आपको बताया, वो हमेशा एक ईश्वर की तरह रहे। हमेशा उनका अंदाज़ ईश्वरीय रहा। वो प्रभु के भेजे हुए एक दूत थे, दरवेश थे। उन्होंने अपने इस परम मित्र की सहायता करने के लिए उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, उससे अपनी पूरी तरह से प्रयास लगाए कि उनसे बात की जाए। और रफ़ी साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे दम लगा दिया था कि किशोर दा पर से ये बैन हट जाए। अब आप समझिए कि रफ़ी साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी तरह से सिफ़ारिश की कि मेरा जो दोस्त है किशोर, उस पर से ये बैन लगा दिया जाए, ओह सॉरी, हटा दिया जाए। बैन तो ख़ैर लगा ही हुआ था उन पर। अब यह चीज़ जो थी, वो किशोर दा के करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अगर ये बैन चलता तो ना जाने कितना लंबा चलता, क्योंकि इमरजेंसी कितनी लंबी होने वाली थी, उस समय कोई बता नहीं सकता था। ये तो अब हम इस बात को यहाँ से कह सकते हैं कि इमरजेंसी 2 साल की थी, लेकिन उस समय कुछ पता नहीं था कि वो समय कितना लंबा समय चल सकता था। तो उन्होंने सरकार से अपील की, रफ़ी साहब ने, कि वो इस बैन को समाप्त करें और किशोर दा को वापस उनके काम को करने का हक दें। रफ़ी साहब के इस कदम को सरकार ने हाथों हाथ लिया और रफ़ी साहब की बात को माना। अब आप समझ रहे हैं रफ़ी साहब की क्या इमेज है, कितना उनका जो प्रभाव, क्योंकि मतलब उनका प्रभाव के बारे में अब मैं क्या कहूँ, पूरा विश्व स्तर पर उनका प्रभाव रहता था। पॉलिटिकली, सोशली, हर तरह से। तो रफ़ी साहब के इस कदम ने ये साबित कर दिया कि उनकी नज़रों में जो कॉम्पिटिशन है, उससे कहीं ज़्यादा आपसी भाईचारा, जो भाई और जो एक भावना होती है ना हमारे, प्रेम, और कहते हैं ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, तो वो था कि वो हर एक को अपना खून का ही मानते थे। तो आप देखिए कि किशोर कुमार ने भी बाद में इस जो समर्थन के लिए जो उनको रफ़ी साहब से
मिला, जिसकी वजह से उन पर जो प्रतिबंध था वो हटा। उसके लिए रफ़ी साहब का पब्लिकली किशोर दा ने एक बार नहीं कई बार आभार व्यक्त किया। और यह एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा एक वाकया है जो इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि भले ही ये दोनों गायक एक दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धता का एक विषय बनते हों, पर उनकी जो संबंध थे, दोनों के आपसी जो संबंध थे वो बड़े आत्मिक संबंध थे, पूरी तरह से इंसानियत और सम्मान पर आधारित थे। तो मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच एक अनोखी, बड़ी ही पवित्र मगर साथ में पेशेवर मित्रता भी थी। उसमें ये सारे तकल्लुस लगाना बहुत ज़रूरी है कि पेशेवर के साथ में पवित्र और पवित्र के साथ में अनोखी मित्रता थी। रफ़ी साहब का किशोर दा के समर्थन में जो एक कदम था, ये उनकी महानता और जितने भी कलाकार थे उनके प्रति उनकी ईमानदारी और जो ईश्वरीय जो एक उनमें एक बात थी, एक भाव था, उसको पूरी तरह से दर्शाता है। यह घटना हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक उदाहरण के रूप में अभी भी स्वर्णिम अक्षरों में है। आप अगर इस बात को चाहें तो गूगल से चेक कर सकते हैं कि कैसे एक सच्चे कलाकार एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान रखते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इससे ज़्यादा कठिन समय किशोर दा के लिए क्या हो सकता था कि उनका प्रोफेशनल करियर ही चौपट हो जाए। तो मदद अगर कोई व्यक्ति करता है, कोई पैसे से करता है, वो बहुत छोटी मदद होती है, लेकिन जब किसी का करियर दाव पर हो, दाव पर लगा हो, और जहां कोई व्यक्ति आपकी उस तरह से मदद कर दे, तो आप समझिए इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि आपस में उनके रिश्ते कैसे थे। बाकी मैं उन लोगों की बात नहीं करता कि जो किशोर दा में और रफ़ी साहब के बीच न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। वास्तविकता जो होती है वो अफवाह से सदा ही महान होती है, क्योंकि वो पक्की होती है और वो हमेशा के लिए होती है। चलिए, आज की पेशकश में बस इतना ही। अगले अध्याय में मैं आपके सामने फिर से मुखातिब होता हूँ एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। थैंक यू।